चलिए समझते हैं भारत के मौलिक अधिकारों को जो हर नागरिक के लिए जरूरी हैं। तो आखिर कौन से अधिकार हैं जो किसी भी लोकतंत्र की नींव बनाते हैं? ये वही अधिकार हैं जो हर नागरिक को आज़ादी, बराबरी और इंसाफ का भरोसा देते हैं। इनकी खास बात यह है कि इन्हें संविधान बचाता है और अदालतें इन्हें लागू करवा सकती हैं। तो भारत के संविधान में ऐसे 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, मतलब कानून के लिए सब बराबर हैं, यानी भेदभाव नहीं होगा और सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके मिलेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें कई तरह की आज़ादी देता है। इसमें बोलने की आज़ादी, जीने का अधिकार और मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा शामिल है। तीसरा अधिकार हमें बचाता है हर तरह के शोषण से, जैसे कि इंसानों की खरीद फरोख्त या बच्चों से खतरनाक काम करवाने पर पूरी रोक है। चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का, जो भारत के सेक्युलर ताने बाने को दिखाता है। फिर आता है पांचवा अधिकार, जो हमारी संस्कृति और शिक्षा से जुड़ा है। ये अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बचाने और अपने शिक्षण संस्थान चलाने का हक देता है। और अब छठा अधिकार, जिसे इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी कहा जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो इसे संविधान की आत्मा तक कह दिया था, क्योंकि अगर ये अधिकार ना हो तो बाकी अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसके लिए कोर्ट रिट जारी कर सकती है, जो एक तरह का खास अदालती आदेश होता है। तो ये अधिकार हमारी आज़ादी की रक्षा करते हैं और सरकार पर भी लगाम लगाते हैं। लेकिन ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए इन पर रोक लग सकती है। भारतीय संविधान में एक बहुत बड़ा वादा है, समानता का। चलिए इस अधिकार की गहराई में उतरते हैं। तो आखिर ये समानता है क्या? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो इसका असल मायना क्या है? सीधी सी बात है, ये अधिकार 2 चीजों की गारंटी देता है। कानून के सामने सब एक हैं और किसी से भेदभाव नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 14 से। यही है इस पूरे अधिकार की नींव। मतलब कानून की नज़र में कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं है, सबको एक जैसी कानूनी सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, कानून के सामने सब बराबर हैं, पर समाज में जो भेदभाव होता है उसका क्या? यहीं पर आता है अनुच्छेद 15। मतलब धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर सरकार किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। कभी कभी बराबरी लाने के लिए कुछ लोगों के लिए खास नियम बनाने पड़ते हैं। अब बात करते हैं सरकारी नौकरियों की। अनुच्छेद 16 यहाँ सबको बराबर मौके देने की बात करता है। मतलब सरकारी नौकरी पाने का चांस सबके पास है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ काबिलियत के दम पे होगा। और हाँ, जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो भी इसी अनुच्छेद का एक हिस्सा है। चलिए अब एक बहुत बड़े सामाजिक सुधार की बात करते हैं। ये है अनुच्छेद 17। इस अनुच्छेद ने छुआछूत या अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म कर दिया है और इसे मानना अब एक सजाए काबिल जुर्म है। और अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, अनुच्छेद 18, जो उपाधियों को खत्म करता है। मतलब अब राजा या महाराजा जैसी कोई सरकारी उपाधि नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई या सेना से जुड़ी उपाधियां ही मिल सकती हैं। तो इन सभी अनुच्छेदों का महत्व क्या है? ये सिर्फ कुछ नियम नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र का आधार है। लेकिन क्या ये बराबरी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? असल जिंदगी में आज भी कई चुनौतियां हैं। और इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि समानता का अधिकार हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। चलिए भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से को समझते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता है क्या? सीधी सी बात है, अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। पर क्या ये आज़ादी अनलिमिटेड है? नहीं, ये कानून और सामाजिक नियमों के दायरे में आती है। आज हम बात करेंगे 6 जरूरी स्वतंत्रताओं की, उनकी सीमाओं की, और ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। ये अधिकार संविधान के आर्टिकल्स 19 से 22 में दिए गए हैं। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 हमें 6 तरह की आज़ादी देता है, बोलने से लेकर कोई भी प्रोफेशन चुनने तक। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान हमें सरकार की मनमानी से भी बचाता है। देखते हैं कैसे। आर्टिकल 20 में 3 बड़े प्रोटेक्शंस हैं, जैसे एक जुर्म की 2 बार सजा नहीं हो सकती। और आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के समय हमें वकील रखने और वजह जानने का हक देता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना भी जरूरी है। इन सब के बीच सबसे जरूरी है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब
कानून की स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को जीवन या आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता। और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के मतलब को बहुत विस्तार दिया है। अब इसमें सम्मान से जीना, निजता और साफ पर्यावरण जैसे अधिकार भी शामिल हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये आज़ादी बिना किसी रोक-टोक के है? जवाब है नहीं। संविधान इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की इजाज़त देता है। ये प्रतिबंध देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर और नैतिकता बनाए रखने के लिए हैं। और इन अधिकारों का गार्जियन कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो आखिर ये अधिकार इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र की जान है। ये व्यक्तिगत विकास, सामाजिक प्रगति और एक मजबूत लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। कभी सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी मेहनत का कोई मोल ही ना हो, जहां आपकी आज़ादी किसी और के हाथ में हो। सुनने में भी कितना अजीब लगता है ना? पर भारत का संविधान ठीक इसी तरह के अन्याय के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल देता है, और वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि ये अधिकार कैसे हर इंसान की डिग्निटी, उसकी गरिमा की रक्षा करता है, और क्यों ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद के लिए इतना जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम संविधान के दो बहुत ही खास आर्टिकल्स 23 और 24 की गहराई में उतरेंगे। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये कहते क्या हैं, बल्कि ये भी देखेंगे कि असल जिंदगी में, ज़मीनी हकीकत में ये कैसे लागू होते हैं। और हाँ, इनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस अधिकार का मतलब बिल्कुल साफ है कि कोई भी इंसान बिकाऊ नहीं है। ये उन सामाजिक बुराइयों पर सीधा हमला है जहां किसी को उसकी जाति, उसकी गरीबी या जेंडर की वजह से दबाया जाता था। तो ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक सम्मान के साथ जीने का वादा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 23 की। ये आर्टिकल शोषण की उन 3 सबसे खतरनाक प्रथाओं पर सीधा निशाना साधता है, जो न जाने कब से हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही थीं। आइए देखते हैं कि ये 3 कौन सी हैं। हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर इन 3 बुराइयों को जड़ से खत्म करने का फैसला किया था। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी मानव तस्करी। ये एक ऐसा भयानक अपराध है जहां इंसानों को सिर्फ एक चीज, एक सामान समझकर खरीदा और बेचा जाता है। आप कह सकते हैं कि ये गुलामी का ही एक नया मॉडर्न रूप है। और इसका सबसे ज्यादा शिकार कौन होता है? समाज के सबसे कमजोर लोग, खासकर महिलाएं और बच्चे। दूसरा है बंधुआ मजदूरी या बॉन्डेड लेबर। सोचिए, ये एक ऐसी अनदेखी जंजीर है जहां एक छोटा सा कर्ज पीढ़ियों की गुलामी की वजह बन जाता है। इंसान काम करता रहता है, लेकिन वो कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता। ये सही मायनों में एक तरह की आर्थिक गुलामी है। और फिर तीसरा है बेगार। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी पेमेंट के, बिना तनख्वाह के जबरदस्ती काम करवाना। जरा सोचकर देखिए, कोई दिन भर मेहनत करे, पसीना बहाए और शाम को उसके हाथ में 1 रुपया भी ना आए। ये आर्टिकल इसी क्रूरता पर रोक लगाता है। अब पता है इस आर्टिकल की सबसे ताकतवर बात क्या है? इसका दायरा, इसकी पहुंच। ये सुरक्षा सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि भारत की जमीन पर मौजूद हर एक इंसान के लिए है। और शोषण करने वाला चाहे खुद सरकार हो या कोई आम आदमी, ये कानून दोनों के खिलाफ है। हाँ, एक एक्सेप्शन जरूर है कि देश की सेवा के लिए, जैसे मिलिट्री सर्विस में, सरकार अनिवार्य सेवा ले सकती है, लेकिन उसमें भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये तो हुई आर्टिकल 23 की बात, जो बड़ों की रक्षा करता है। अब आते हैं आर्टिकल 24 पर। ये हमारे भविष्य यानी बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच है। ये बाल मजदूरी यानी चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक बहुत ही साफ और मजबूत आवाज है। 14 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे संविधान में बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए खींची गई एक लक्ष्मण रेखा है। जी हाँ, ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को फैक्ट्री, खदान या किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। मतलब चाहे वो कोई पटाखे बनाने की फैक्ट्री हो या कोई कंस्ट्रक्शन साइट, कहीं भी नहीं। और देखिए, इस कानून का मकसद सिर्फ बच्चों को काम से हटाना नहीं है। इसका असली मकसद है उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचाना, और वो जगह है स्कूल।
ये कानून ये पक्का करता है कि हर बच्चे को खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने और एक अच्छी, हेल्दी जिंदगी जीने का पूरा मौका मिले। तो ठीक है, हमने इन 2 आर्टिकल्स के बारे में जान लिया, लेकिन ये सिर्फ किताबों में लिखी कुछ कानूनी बातें नहीं हैं। असली सवाल तो ये है कि ये अधिकार हमारे समाज के लिए, हम सबके लिए असल में क्या मायने रखते हैं? इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये हमारी इंसानी गरिमा, हमारी ह्यूमन डिग्निटी की रक्षा करता है। ये अधिकार इस बात की गारंटी है कि हर व्यक्ति एक इंसान है, कोई सामान या प्रॉपर्टी नहीं, और उसे सम्मान से जीने का पूरा हक है, चाहे उसकी आर्थिक हालत कैसी भी हो या वो समाज में किसी भी तबके से आता हो। दूसरी बात, ये सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस की नींव रखता है। ये उस सिस्टम को चैलेंज करता है जहां कोई ताकतवर किसी कमजोर का फायदा उठाता है, जैसे कोई जमींदार किसी मजदूर का या कोई मिल मालिक अपने कर्मचारी का। ये पावर के इम्बैलेंस को ठीक करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और हाँ, ये अधिकार समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए एक शील्ड, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो उन्हें शोषण से बचाता है। देखिए, संविधान में अधिकार दे देना एक बात है, लेकिन उन्हें असल जिंदगी में लागू करना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन अधिकारों को जमीन पर उतारने के लिए कौन-कौन से कानून बने हैं और आज भी हमारे सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं। तो संविधान के इन वादों को पूरा करने के लिए हमारी संसद ने कई जरूरी कानून बनाए, जैसे कि 1976 में बॉन्डेड लेबर सिस्टम को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक खास एक्ट लाया गया। फिर 1986 में चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए एक और बड़ा कानून पास हुआ। सिर्फ कानून ही नहीं, हमारी अदालतें, हमारी जुडिशरी इस अधिकार की असली गार्डियन है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार आगे आकर ये पक्का किया है कि ये अधिकार सिर्फ किताबों तक ही सीमित न रह जाएं। अच्छी बात यह है कि कोई भी पीड़ित सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और इंसाफ मांग सकता है। लेकिन इतने कानूनों के बाद भी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी गरीबी और बेरोजगारी लोगों को शोषण के दलदल में धकेल देती है। बहुत से लोगों को तो ये पता तक नहीं है कि उनके पास ऐसे अधिकार भी हैं, और कई बार इन कानूनों को लागू करने में जो ढील दी जाती है, उससे अपराधियों के हौसले और बढ़ जाते हैं। तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं? तो बात बिल्कुल साफ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे संविधान की आत्मा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये समाज की सबसे कमजोर तबके के लिए एक ढाल है, जो उन्हें डिग्निटी, इक्वालिटी और जस्टिस यानी गरिमा, समानता और न्याय का भरोसा दिलाती है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ना जरूरी है। जब तक समाज में हर लेवल पर जागरूकता नहीं होगी, जब तक शिक्षा नहीं होगी और जब तक हम सब मिलकर इन कानूनों को ताकत से लागू नहीं करवाएंगे, तब तक क्या ये इतना जरूरी मौलिक अधिकार सिर्फ किताबों और कागजों में ही बंद नहीं रह जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास अधिकार के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये अधिकार है क्या और ये हमारे लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को कैसे समझेंगे? देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले धार्मिक स्वतंत्रता का असली मतलब जानेंगे। फिर संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के एक-एक पहलू पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम इसकी खासियत और अहमियत पर बात करेंगे, इसकी सीमाओं और न्यायपालिका की भूमिका को समझेंगे और आखिर में अनेकता में एकता के विचार के साथ इसे समाप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये हर एक इंसान का हक है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपनाए, उसकी मान्यताओं पर चले, उसका प्रचार करे, या फिर अगर वो चाहे तो किसी भी धर्म को न माने। ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत फैसला है। और हाँ, ये सिर्फ बाहरी रीति रिवाजों तक ही सीमित नहीं है। ये अधिकार हमारी अंतरात्मा की स्वतंत्रता की भी गारंटी देता है। मतलब हमारे अंदरूनी विश्वास क्या है, हमारी सोच क्या है, ये भी सुरक्षित है। ठीक है, तो बेसिक मतलब तो समझ आ गया। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर। हमारे संविधान के वो कौन से अनुच्छेद हैं जो हमें ये अधिकार देते हैं? तो इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 25 से। अब ये अनुच्छेद हर नागरिक को धर्म से जुड़ी कुछ व्यक्तिगत आज़ादियां देता है।
और जो बात इसे खास बनाती है वो है इसका बैलेंस। एक तरफ तो 3 बड़ी स्वतंत्रताएं मिलती हैं, किसी भी धर्म को मानने की, उसका पालन करने की और उसका प्रचार करने की। लेकिन यहीं पर एक लेकिन भी है। ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। राज्य पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर इन पर कुछ सीमाएं लगा सकता है। तो ये तो हुई एक व्यक्ति की दाद। अब अनुच्छेद 26 इससे एक कदम आगे जाता है और बात करता है पूरे धार्मिक समुदाय के अधिकारों की। ये अनुच्छेद क्या कहता है? ये कहता है कि धार्मिक समूह अपनी संस्थाएं बना सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं, अपने धार्मिक मामले खुद देख सकते हैं और तो और संपत्ति भी रख सकते हैं। मतलब एक तरह से ये धार्मिक संगठनों को स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 27 की तरफ, जो पैसों से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने रखता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, राज्य को किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए मजबूर करने का कोई हक नहीं है जिसका इस्तेमाल सीधे सीधे किसी एक खास धर्म को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए किया जा रहा हो। ये धर्म और राज्य को अलग रखने का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। और इस सीरीज का आखिरी अनुच्छेद आर्टिकल 28 ये जुड़ा है शिक्षा से, और ये बताता है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के क्या नियम होंगे। इसमें 3 बातें हैं और तीनों बहुत साफ हैं। पहली, अगर कोई स्कूल पूरी तरह से सरकारी पैसे से चल रहा है तो वहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, जो संस्थान राज्य से मान्यता प्राप्त हैं वहां इसकी इजाजत तो है, लेकिन, और ये तीसरा पॉइंट सबसे जरूरी है, किसी को भी इसमें शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, हमने संविधान के इन आर्टिकल्स को तो देख लिया, पर सवाल ये उठता है कि ये अधिकार असल में हमारे लोकतंत्र के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? तो इसकी कुछ खासियतें हैं। ये हमारे सेक्युलरिज्म का आधार है, ये सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है, हर व्यक्ति की आस्था की रक्षा करता है, और हाँ, राज्य और धर्म को अलग रखता है, जिससे समाज में एक सहिष्णुता का माहौल बनता है। और इन सभी विशेषताओं का असर बहुत गहरा है। यही वो अधिकार है जो व्यक्तिगत आज़ादी की रक्षा करता है, समाज में शांति बनाए रखता है, हमारी धार्मिक विविधता का सम्मान करता है और हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, जिससे सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा मिलता है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात समझनी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दूसरे मौलिक अधिकारों की ही तरह एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। जी हाँ, ये अधिकार पूर्ण नहीं है और ऐसा जानबूझकर किया गया है। हमारे संविधान बनाने वालों ने ये तय किया कि इस अधिकार का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। तो सवाल है, राज्य कब दखल दे सकता है? तो इसके लिए कुछ आधार तय किए गए हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता। अगर कोई धार्मिक प्रथा समाज के लिए हानिकारक है तो राज्य उसे रोक सकता है, जैसे मानव बलि या सती प्रथा। ये इसके सबसे साफ उदाहरण हैं। और इस पूरे बैलेंस को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है हमारे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट धार्मिक स्वतंत्रता के एक गार्डियन की तरह काम करता है और ये सुनिश्चित करता है कि किसी के अधिकारों का हनन न हो। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये हमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता की मूल भावना तक ले जाता है। भारत का सेक्युलरिज्म सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है सभी धर्मों के प्रति समान भाव या सम्मान। ये वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से थोड़ा अलग है, जहां राज्य और धर्म के बीच एक मजबूत दीवार होती है। भारत का नजरिया सभी धर्मों से एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखने और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने का है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान की एक मजबूत नींव है। ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को मुमकिन बनाता है, और यही अनेकता में एकता तो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है इसकी विविधता, और इसी की रक्षा करता है हमारा संविधान। तो इतनी संस्कृतियां, भाषाएं और धर्म, ये सब एक साथ कैसे फलते फूलते हैं? जवाब है हमारे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में मिलते हैं, और ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। मतलब हर समुदाय अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। यही इन अधिकारों का सार है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। ये सभी नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़ा है। संविधान की ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं,
बल्कि हर किसी की सांस्कृतिक पहचान की गारंटी है। तो खास बात यह है कि ये अधिकार भारत में रहने वाले हर नागरिक को मिलता है, बिना किसी भेदभाव के। अच्छा, अब आते हैं अनुच्छेद 30 पर। ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों पर फोकस करता है। ये लाइन अल्पसंख्यक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज बनाने और चलाने का अधिकार देती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि राज्य मदद देने में भेदभाव नहीं करेगा और उनकी संस्थाएं सुरक्षित रहेंगी। तो दोनों में फर्क साफ है ना? अनुच्छेद 29 सभी नागरिकों के लिए है और 30 खास अल्पसंख्यकों के लिए। तो सवाल उठता है कि आखिर ये अधिकार देश के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? देखिए, ये अधिकार भारत की विविधता को बचाते हैं, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देते हैं और देश में एकता लाते हैं। लेकिन इन अधिकारों को हकीकत में लागू करना हमेशा आसान नहीं होता। इसमें कुछ असली चुनौतियां भी हैं, जैसे कि जागरूकता की कमी, संसाधनों की किल्लत या फिर सरकारी दखलंदाजी से जुड़े विवाद। और यहीं पर भारत का सुप्रीम कोर्ट एक बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। वो इन अधिकारों का रक्षक है। असल में यही अधिकार विविधता में एकता की नींव है, जो हर समुदाय को सुरक्षित महसूस कराते हैं। आज हम भारत के एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी सफर को समझने वाले हैं, और वो है संपत्ति का अधिकार। ये कैसे एक मौलिक अधिकार हुआ करता था और फिर कैसे एक कानूनी अधिकार बन गया। चलिए इसी पूरी कहानी को जानते हैं। तो सबसे पहले बात को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। आखिर ये संपत्ति का अधिकार है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी चीजों का मालिक होने का हक है, चाहे वो गाड़ी गहने जैसी चल संपत्ति हो या फिर जमीन मकान जैसी अचल संपत्ति। वो इसका इस्तेमाल कर सकता है और इसे किसी और को दे या बेच भी सकता है। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इस अधिकार के शुरुआती स्टेटस से बात शुरू करेंगे, फिर उस बड़े बदलाव यानी 44वें संशोधन पर आएंगे और आज की असलियत को समझेंगे। साथ ही इसके फायदे, नुकसान और अदालतों की भूमिका पर भी बात करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं साल 1950 में, जब भारत का संविधान लागू हुआ था। देखिए, जब संविधान बना तो संपत्ति के अधिकार को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई थी। इससे एक मौलिक अधिकार का दर्जा मिला था। मतलब ये एक तरह की गारंटी थी सरकार की तरफ से। अनुच्छेद 19 1F और 31 ये 2 आर्टिकल्स थे जो इसकी रक्षा करते थे। मौलिक अधिकार होने का मतलब था कि सरकार किसी की भी संपत्ति को यूं ही नहीं ले सकती थी। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा बदलाव जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये भारतीय कानून के इतिहास का एक कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट था। और वो मोड़ था 44वां संवैधानिक संशोधन, जो साल 1978 में आया। इस एक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार की पूरी परिभाषा ही बदल दी। सरकार को लगता था कि जमींदारी खत्म करने और दूसरे सामाजिक सुधारों के लिए ये बदलाव बहुत जरूरी है। यहां देखिए, इस टेबल से सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 1978 से पहले ये एक मौलिक अधिकार था और 1978 के बाद ये एक कानूनी अधिकार बन गया। पुराने आर्टिकल्स हटा दिए गए और उनकी जगह एक नया आर्टिकल आया, आर्टिकल 300A। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि मौलिक अधिकार के हनन पर कोई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता था, लेकिन कानूनी अधिकार के मामले में ऐसा नहीं है। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के समय में और देखते हैं कि इस बदलाव का आज हम पर, आम लोगों पर क्या असर पड़ता है। ये वो लाइन है जो आज संपत्ति के अधिकार को परिभाषित करती है, आर्टिकल 300A। और इसमें जो सबसे जरूरी शब्द हैं वो हैं कानून के प्राधिकार के बिना। इसका मतलब है कि सरकार आपकी संपत्ति ले तो सकती है, लेकिन अपनी मनमर्जी से नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सरकार अगर चाहे तो जनहित के लिए, जैसे मान लीजिए सड़क बनानी है या कोई स्कूल अस्पताल बनाना है, तो वो संपत्ति ले सकती है। लेकिन इसके लिए उसे एक पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिना प्रोसेस के कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज की स्थिति की कुछ खास बातें क्या हैं? पहला, ये एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। दूसरा, सरकार इसे पब्लिक इंटरेस्ट में ले सकती है। तीसरा, ऐसा करने के लिए एक तय कानूनी प्रक्रिया जरूरी है। और एक और दिलचस्प बात, ये अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों को ही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले किसी भी व्यक्ति को मिला हुआ है। अब जाहिर है हर चीज के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए इस अधिकार के महत्व और इसकी सीमाओं, मतलब इसकी ताकत और कमजोरियों, दोनों को ही ठीक से समझते हैं। भले ही इसका दर्जा बदल गया हो, पर यह अधिकार आज भी बहुत जरूरी है।
सोचिए, ये हमें आर्थिक सुरक्षा देता है। जब लोगों को अपनी संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा होता है, तभी तो वो निवेश करते हैं, घर बनाते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, और इसी से देश का विकास होता है और समाज में स्थिरता आती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसा हमने कहा, सरकार सार्वजनिक हित में संपत्ति ले सकती है और कई बार मुआवजे को लेकर विवाद खड़े हो जाते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अधिकार अब उतना मजबूत नहीं रहा जितना ये एक मौलिक अधिकार के तौर पर हुआ करता था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी के साथ गलत हो, अगर सरकार उसकी संपत्ति गैरकानूनी ढंग से ले ले, तो वो क्या करे? यहीं पर हमारे कोर्ट्स यानी न्यायपालिका की भूमिका आती है। देखिए, अदालतें एक तरह से चेक और बैलेंस का काम करती हैं। अगर किसी की संपत्ति गलत तरीके से ली गई है तो वो कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट का काम ये देखना है कि सरकार ने जो भी किया वो कानून के दायरे में रहकर किया या नहीं, क्या पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ। अगर नहीं तो कोर्ट्स दखल दे सकती हैं। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। मौलिक अधिकार न होने के बावजूद क्या आज संपत्ति का अधिकार हमें पर्याप्त सुरक्षा देता है? ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। चलिए समझते हैं उस एक मौलिक अधिकार को जो बाकी सभी अधिकारों का रक्षक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे पता है क्या कहा? संविधान की आत्मा और दिल। इसका मतलब है, अगर किसी के भी मौलिक अधिकार छीने जाएं तो वो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। और ये ताकत मिलती है संविधान के दो बहुत ही जरूरी अनुच्छेदों से। अनुच्छेद 32 सीधा रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का, और अनुच्छेद 226 यही पावर हाई कोर्ट्स को भी देता है। तो सवाल ये है कि अदालतें इन अधिकारों को बचाती कैसे हैं? जवाब है 5 खास टूल्स से, जिन्हें रिट्स कहते हैं। चलिए सबसे पहले टूल की बात करते हैं। इसका नाम है हेबियस कॉर्पस। इसका लिटरल मतलब अगर लैटिन से देखें तो होता है शरीर को पेश करो। तो अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो तो ये रिट उसे बचाती है। दूसरा टूल है मैंडेमस। चलिए देखते हैं ये क्या करता है। इसका मतलब बड़ा सीधा है, हम आदेश देते हैं। ये रिट सरकारी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी पूरी करने का आदेश देती है अगर वो काम नहीं कर रहे हैं। तीसरा टूल है सर्ट्योरारी। इससे बड़ी अदालतें छोटी अदालतों के काम को चेक कर सकती हैं। इसके नाम का मतलब ही है किसी केस का रिकॉर्ड मांगना। इससे बड़ी अदालत निचली अदालत के दिए हुए किसी गलत फैसले को रद्द कर सकती है। अब है चौथी रिट, प्रोहिबिशन। ये एक तरह से स्टॉप साइन का काम करती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है रोक लगाना। ये निचली अदालत को ऐसे केस पर आगे बढ़ने से रोकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। और अब बात करते हैं 5वें और आखिरी टूल की, क्वो वारंटो। ये एक बहुत ही सीधा लेकिन शक्तिशाली सवाल पूछता है, किस अधिकार से? ये किसी व्यक्ति से पूछती है कि वो किस हक से किसी सरकारी पद पर बैठा है। तो कुल मिलाकर यही वो अधिकार है जो बाकी मौलिक अधिकारों में जान डालता है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये अधिकार हमेशा लागू नहीं होता। राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसे रोका जा सकता है। चलिए भारतीय संविधान के दो बहुत ही खास हिस्सों को समझते हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान के दो अहम हिस्से हैं, पर इनमें असली फर्क क्या है? आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले इनका मतलब समझते हैं। एक है नागरिकों के अधिकार और दूसरा है राज्य के कर्तव्य। इनमें पहला बड़ा अंतर ये है कि इन्हें कितनी आसानी से बदला जा सकता है। मिसाल के तौर पर संपत्ति का अधिकार कभी एक मौलिक अधिकार था, पर बाद में इसे हटा दिया गया। तो बात यह है कि मौलिक अधिकार बदले जा सकते हैं, पर निर्देशक सिद्धांत ज्यादा स्थायी होते हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये नियम आखिर हैं किसके लिए, नागरिक या फिर राज्य? मौलिक अधिकार हैं नागरिकों के लिए और निर्देशक सिद्धांत है सीधे सीधे सरकार के लिए। ये अधिकार हर किसी को सुरक्षा और आज़ादी की गारंटी देते हैं, जैसे समानता का अधिकार। और ये सिद्धांत राज्य को बताते हैं कि उसे क्या करना है, जैसे समान काम के लिए समान वेतन। पर सवाल ये है कि अगर इनका उल्लंघन हो तो क्या होगा? और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। मौलिक अधिकारों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, लेकिन निर्देशक सिद्धांतों के लिए सरकार पर कोई केस नहीं किया जा सकता। मतलब एक कानूनी जिम्मेदारी है तो दूसरा सिर्फ एक नैतिक कर्तव्य। एक कानून, दूसरा मार्गदर्शन। तो फिर सवाल उठता है, जब ये इतने अलग हैं तो दोनों एक साथ क्यों हैं? क्योंकि ये मिलकर काम करते हैं।
एक व्यक्तिगत आज़ादी देता है तो दूसरा सामाजिक और आर्थिक न्याय का लक्ष्य रखता है। ये संतुलन इतना जरूरी है कि इन दोनों को मिलाकर ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। CAG, ये नाम हम सबने कई बार सुना है ना? कभी न्यूज़ में, कभी किसी बड़ी रिपोर्ट के सिलसिले में। पर यह है क्या? ये संस्था काम कैसे करती है? आज हम इसी की दुनिया में थोड़ा अंदर तक चलेंगे। चलिए, भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल वॉचडॉग को जरा और करीब से समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल पर सोचते हैं। हम सब जो टैक्स भरते हैं, वो पैसा जाता कहाँ है? क्या सरकार उस पैसे का सही से इस्तेमाल कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, ये देखेगा कौन? लोकतंत्र में इस बात की गारंटी कौन लेता है? इन सब सवालों का जवाब एक ही संस्था के पास है, और वो है CAG। तो आज की बातचीत में हम इन 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर हमें ऐसे किसी फाइनेंशियल गार्डियन की जरूरत ही क्यों है। फिर देखेंगे कि हमारे संविधान में CAG को क्या जगह दी गई है। उसके बाद इसके काम और शक्तियों को जानेंगे और ये समझेंगे कि इसका लोकतंत्र में क्या महत्व है। और हाँ, आखिर में इसकी कुछ सीमाओं पर भी बात करेंगे। चलिए, तो फिर पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि किसी भी डेमोक्रेसी को अपने खजाने की रखवाली के लिए एक प्रहरी या गार्ड की जरूरत पड़ती है? कैग को अक्सर लोक वित्त का संरक्षक यानी गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है। मतलब बिल्कुल सीधा है, ये वो संस्था है जिसका काम सरकार की कमाई और उसके खर्चों दोनों पर नजर रखना है। ये सुनिश्चित करना है कि जो पैसा जनता का है वो कानून के हिसाब से और सही तरीके से ही खर्च हो। देखिए, बात बहुत सीधी है। कोई भी लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब पैसे का हिसाब किताब साफ सुथरा हो और सरकार जवाबदेह हो। और इसी चीज को पक्का करने के लिए आपको एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए होती है जो सरकार के दबाव से पूरी तरह आजाद होकर काम कर सके। हमारे देश में ये जिम्मेदारी CAG की है। चलिए, अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये तो समझ आ गया कि CAG का काम जरूरी है, पर सवाल ये है कि उसे ये सारी ताकत और सबसे बढ़कर ये आज़ादी मिलती कहाँ से है? तो इसका जवाब छिपा है हमारी सबसे बड़ी किताब में, भारत के संविधान में। हमारे संविधान में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक सब कुछ CAG के बारे में ही है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि CAG की नियुक्ति कैसे होगी, उनकी शर्तें क्या होंगी, उनके काम और शक्तियां क्या होंगी। कह सकते हैं कि ये आर्टिकल्स ही CAG की आज़ादी के लिए एक मजबूत ढाल का काम करते हैं। CAG को अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल फिक्स होता है 6 साल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। ये जो फिक्स टर्म है ना, यही उन्हें बिना किसी डर या दबाव के अपना काम करने की हिम्मत और आज़ादी देता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये सच में बहुत दिलचस्प है। संविधान बनाने वालों ने CAG की आज़ादी को कितना ज़रूरी समझा, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगता है कि उन्हें पद से हटाने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है, यानी महाभियोग या इम्पीचमेंट। ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा मुश्किल है कि कोई भी सरकार आसानी से उन पर दबाव नहीं बना सकती। इतना ही नहीं, उनकी सैलरी और बाकी शर्तें भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती हैं, जिसे संसद चाहकर भी कम नहीं कर सकती। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता इस पद को कितनी ज्यादा अहमियत देते थे। ठीक है, तो अब तक ये तो साफ हो गया कि CAG एक बहुत पावरफुल और इंडिपेंडेंट पद है, पर सवाल वही है, आखिर CAG करता क्या है? चलिए, अब इनके काम और शक्तियों को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, CAG का दायरा बहुत ही बड़ा है। वो सिर्फ केंद्र सरकार के खातों को ही नहीं देखते, बल्कि देश की सभी राज्य सरकारें, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs हैं, उन सबके खातों की जांच करते हैं। आसान भाषा में कहें तो देश के खजाने से पैसा जहां जहां भी जाता है, CAG की नज़र वहां तक पहुंच सकती है। इनका काम करने का एक पूरा प्रोसेस है, एक लाइफ साइकिल है। सबसे पहले खातों का ऑडिट किया जाता है, फिर उस ऑडिट के आधार पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार होती है। अगर रिपोर्ट केंद्र सरकार की है तो वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, और राज्यों की है तो राज्यपाल को। और फिर आखिर में इन रिपोर्ट्स को संसद या विधानसभा में पेश किया जाता है ताकि सब लोग देख सकें, चर्चा कर सकें। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक और जरूरी काम शुरू होता है। CAG संसद की एक बहुत अहम कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या PAC की मदद भी करता है। कहा जाता है कि CAG इस कमेटी के लिए एक दोस्त, दार्शनिक और गाइड की तरह है। वो PAC को अपनी ही रिपोर्ट के फाइंडिंग्स को समझने में मदद करता है ताकि कमेटी सरकार से तीखे और सही सवाल पूछ सके। तो अब हम ये जान गए हैं कि CAG क्या है और क्या करता है।
चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये संस्था हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी जरूरी, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। अगर हम देखें तो सीएजी का काम डेमोक्रेसी के 3 सबसे बड़े खंभों को मजबूती देता है। पहला, ये सरकारी खर्चों में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाता है। दूसरा, इसकी रिपोर्ट से भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है। और तीसरा, सबसे अहम, ये संसद को सरकार के खर्चों पर नजर रखने में मदद करता है। सारी बातों का सार यही है, ये संस्था सरकार को सीधे सीधे हम लोगों के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है। क्योंकि जब सरकार को पता होता है कि उसके एक एक रुपए के खर्च की जांच होने वाली है, तो वो ज्यादा जिम्मेदारी से काम करती है। और इसका असर हमने देखा भी है। याद कीजिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो या कोयला ब्लॉक आवंटन, इन जैसे कई बड़े वित्तीय घोटालों को देश के सामने लाने में सीएजी की रिपोर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ये सिर्फ मौजूदा गड़बड़ियों को ही नहीं पकड़ता, बल्कि भविष्य में ऐसा कुछ करने से पहले लोगों को डराता भी है, एक डेटरेंट का काम करता है। अच्छा, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो सीएजी की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें इन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में इन पर एक नजर डालते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सीएजी क्या कर सकता है और क्या नहीं। देखिए, सीएजी खातों की जांच तो कर सकता है, लेकिन किसी को सजा नहीं दे सकता। वो वित्तीय गड़बड़ियों को ऑडिट करता है, पर सरकार की पॉलिसी पर सवाल नहीं उठा सकता। वो अपनी रिपोर्ट दे सकता है, लेकिन उस पर एक्शन हो ये फोर्स नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, सीएजी एक प्रहरी है, जल्लाद नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सीएजी की रिपोर्ट पर असली एक्शन लेने की पावर तो संसद और सरकार के ही हाथ में है। सीएजी सिर्फ दरवाजा खटखटाकर बता सकता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, लेकिन दरवाजा खोलकर उसे ठीक करने का काम तो हमारे चुने हुए नुमाइंदों और सरकार का ही है। लेकिन इन सीमाओं के बावजूद कंक्लूजन बिल्कुल साफ है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत और जरूरी स्तंभ है। इसकी आज़ादी और निष्पक्षता ही इसे सरकारी खर्चों पर नजर रखने और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने वाली एक जबरदस्त संस्था बनाती है। और आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए कि जब उस प्रहरी की रिपोर्ट पर एक्शन लेने की शक्ति उसी के हाथ में हो जिसकी वो रखवाली कर रहा है, तो हमारा लोकतंत्र आखिर कितना सुरक्षित है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे अधिकार के बारे में जो सच कहूं तो हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। ये है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी बात नहीं है, ये हमारी और आपकी आवाज की ताकत है। तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि यह अधिकार असल में है क्या और इसके मायने क्या हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। ये लाइन ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है जो इस अधिकार के पूरे सार को पकड़ लेती है। ये वही शक्ति है जो एक जिंदा लोकतंत्र को असल में सांस लेने देती है। तो सवाल ये है कि ये अधिकार हमें मिला कहाँ से, इसकी जड़ें कहाँ हैं? तो चलिए सीधे चलते हैं भारतीय संविधान के उन पन्नों पर जहां इस आज़ादी की नींव रखी गई है। ये रहा वो नंबर, इसे याद रखना जरूरी है। आर्टिकल 19(1)(a। यही है वो प्राविधान जो हर भारतीय नागरिक को अपनी बात कहने, अपने विचार रखने और बिना किसी डर के खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी देता है। ये हमारे संवैधानिक अधिकारों के बिल्कुल केंद्र में है। लेकिन यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये जो आज़ादी है ना, ये अनलिमिटेड नहीं है। खुद हमारा संविधान ही हमें बताता है कि इस आज़ादी की सीमाएं कहाँ और क्यों हैं। ये स्लाइड एक तरह से इस पूरे टॉपिक का निचोड़ दिखाती है। ये एक संतुलन का खेल है। एक तरफ है आर्टिकल 19(1)(a जो हमें बोलने की आज़ादी देता है, और दूसरी तरफ है आर्टिकल 19(2) जो सरकार को युक्तिसंगत प्रतिबंध यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने की पावर देता है। इसी बैलेंस को समझना सबसे जरूरी है। अच्छा, तो जब हम कहते हैं अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन, तो इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बोलने तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं, इसका दायरा असल में बहुत बहुत बड़ा है। अभिव्यक्ति सिर्फ जुबानी नहीं होती, ये किताबों और आर्टिकल्स में लिखी हुई हो सकती है, ये भाषणों के रूप में हो सकती है, ये कला, फिल्मों, यहाँ तक कि हमारे सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए भी हो सकती है। और हाँ, प्रेस की आज़ादी भी इसी अधिकार का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आखिर ये अधिकार इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है?
चलिए इसके 4 सबसे बड़े कारणों पर नजर डालते हैं जो किसी भी हेल्दी समाज की नींव होते हैं। सोचिए, ये लोकतंत्र का आधार है। यही हमें सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने की ताकत देता है। यह हमारे खुद के विकास के लिए जरूरी है ताकि हम नए आइडिया सीख सकें। इसी से समाज में जानकारी और ज्ञान का लेन देन होता है। और हाँ, इतिहास गवाह है, जितने भी बड़े सामाजिक बदलाव हुए हैं उनकी चिंगारी इसी अधिकार से निकली है। तो चलिए अब बात करते हैं उन सीमाओं की, उन रेस्ट्रिक्शंस की। ये समझना जरूरी है कि कहाँ पर आज़ादी खत्म होती है और समाज को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी शुरू होती है। तो आर्टिकल 19(2) के तहत सरकार कुछ खास वजहों से इस आज़ादी पर रोक लगा सकती है, जैसे कि देश की सुरक्षा का मामला हो, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना हो या किसी को बदनाम होने से रोकना हो। इन प्रतिबंधों का मकसद बस ये है कि आज़ादी का गलत इस्तेमाल ना हो और समाज में एक बैलेंस बना रहे। वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ इस अधिकार का मतलब भी बदला है और इस बदलाव में हमारी अदालतों, हमारी जुडिशरी ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने फैसलों से इस अधिकार को सिर्फ बचाया ही नहीं है, बल्कि इसके दायरे को और भी बढ़ाया है और भी मजबूत किया है। यहाँ कुछ ऐतिहासिक केस हैं, जैसे 1950 में रोमेश थापर केस में कोर्ट ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोकतंत्र की नींव है। उसी साल बृजभूषण केस में प्रेस की आज़ादी को भी इसी अधिकार का हिस्सा माना गया। और फिर आता है 2015 का वो ऐतिहासिक मामला, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। इस केस ने सीधे सीधे इंटरनेट पर हमारी आज़ादी के सवाल को संबोधित किया। और ये था उस केस का नतीजा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आईटी एक्ट का सेक्शन 66A असंवैधानिक है, क्योंकि इसकी भाषा बहुत अस्पष्ट थी और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोट रही थी। ये डिजिटल युग में हमारी आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। आज हम डिजिटल युग में हैं। सोशल मीडिया ने हमें अपनी बात रखने के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म तो दिया है, लेकिन इसने हमारे सामने कई नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। फेक न्यूज़, हेट स्पीच, ऑनलाइन बुलिंग, ये वो समस्याएं हैं जिनका हम आज सामना कर रहे हैं। ये चुनौतियां इस बात का टेस्ट लेती हैं कि हम अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कितनी जिम्मेदारी से करते हैं। तो कुल मिला के आखिर में पूरी बात आके टिकती है आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच के उस नाजुक संतुलन पर। निचोड़ ये है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है, उसकी आधारशिला है। ये एक बहुत ताकतवर अधिकार है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी ये कि हमारी बात समाज में नफरत ना फैलाए, सद्भाव बनाए रखे। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, आज की इस तेज तरार दुनिया में जहां कोई भी खबर, कोई भी बात पल भर में वायरल हो जाती है, हम सब मिलकर आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।